अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मादनिल जूदि वल करम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, ये जो आज की वीडियो है ये एनर्जी वाले टॉपिक से बाद वाली वीडियो है। एनर्जी हमने कैलकुलेट की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी के साथ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है फॉर हाइड्रोजन एटम, वो हमने कैलकुलेट की। एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद हमने एनर्जी डिफरेंस की वैल्यूज़ कैलकुलेट की और आपको इससे पिछली वाली वीडियो में ये बताया कि E2 माइनस E1 इज़ ग्रेटर दैन E3 माइनस E2। E2 माइनस E1 यानी E1 में से अगर आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे E2 में से तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बनिस्बत इसके कि आप E2 से इलेक्ट्रॉन को E3 में शिफ्ट करें, ठीक है। मतलब कि पहले ऑर्बिट में से दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बनिस्बत इसके कि आप दूसरी ऑर्बिट से तीसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करें। तो ये सारी बातें तो पिछली वीडियो से थी, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि वो जो एनर्जी की हमारे पास इक्वेशन आई थी जो आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, उस एनर्जी की इक्वेशन को साइंटिस्ट ने एक फार्मूला बनाया। एनर्जी की इक्वेशन से एक फार्मूला बनाया जिसे नाम दिया फार्मूला ऑफ एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला। इस फार्मूले से क्या फ़ायदा होगा बच्चों? इस फार्मूले से ये फ़ायदा होगा कि कोई भी ऑर्बिट है हाइड्रोजन के, कितने ऑर्बिट्स हैं? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी ऑर्बिट्स हैं उसमें से जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसमें आया, मिसाल के तौर पर पाँचवें ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन चौथे में आया, तीसरे से चौथे में गया, पहले से दूसरे में गया, दूसरे से पहले में आया, ठीक हो गया। पाँचवें से चौथे में आया, पाँचवें से तीसरे में आया, पाँचवें से पहले में आया। तो ये सारी कैलकुलेशंस आपको इस फार्मूले से मिल जाएंगी। इस फार्मूले का ये फ़ायदा है, फार्मूला ऑफ एनर्जी डिफरेंस। तो बच्चों, फार्मूला कोई नया नहीं है, वही फार्मूला है पहले वाला जो एनर्जी हमने कैलकुलेट कर रही है। तो ये देखिए E1, अब मैं लिखता हूं यहां, लेट E1 इज द एनर्जी ऑफ एनी लोअर ऑर्बिट N1 and E2 is the energy associated with any higher orbit N2, ठीक हो गया। तो E1 कौन सी एनर्जी है? लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। मगर अगर हाई ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है पांचवें ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में, तो तीसरा ऑर्बिट क्या होगा बच्चों? लोअर ऑर्बिट होगा। तो उसकी जो एनर्जी होगी वो होगी लोअर एनर्जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया, पांचवें से तीसरे में आया तो लोअर ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उसको हमने कहा E1, ठीक है। हाइयर ऑर्बिट, जिसमें ऑर्बिट हाई है यानी सातवें से तीसरे में आ रहा है, तो सातवां ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे E2, ठीक है। E2 हाइयर, E2, E1 क्या है? लोअर। ऊपर बात लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब एनर्जी का क्या लेना है? डिफरेंस, ठीक है। फार्मूला किस चीज़ का हम कैलकुलेट कर रहे हैं? एनर्जी का डिफरेंस, ठीक हो गया। अच्छा देखिए बच्चों, वेरी सिंपल, आसान तरीके से आपको समझा, अगर मैं समझा सकूं तो देखिए, ये दो ऑर्बिट्स हैं। इस और ये पहला ऑर्बिट है, इसको मैंने कह दिया n = 1। ये दूसरा ऑर्बिट है, इसको कह दिया n = 2। बच्चों, ये n = 1 जो ऑर्बिट है, मिसाल के तौर पर पहला ऑर्बिट है, इसको 1 कह दिया, दूसरा ऑर्बिट इसको 2 कह दिया। इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है मिसाल के तौर पर 3, मिसाल देते हैं फॉर एग्जांपल, इसकी जो एनर्जी है वो है मिसाल के तौर पर 5 जूल कर लें, इसकी 3 जूल कर लें। अब क्या होगा बच्चों? अब आपने एनर्जी डिफरेंस जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जाहिर है आप ये वाला ही फार्मूला लगाएंगे ना, डेल E = E2 माइनस E1। तो क्या होगा? 5 माइनस 3 = 2 जूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा या यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा
तो आपको कितने जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी, 2 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस है, यानी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब गया तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, या हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब आया तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो बच्चों इसको कहते हैं एनर्जी डिफरेंस। इस मिसाल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक हो गया। हाइयर माइनस लोअर करेंगे तो तब ही क्या आता है, डिफरेंस। याद रखें जब भी किसी भी चीज़ का जब डिफरेंस बच्चों कैलकुलेट करते हैं तो मैथ का रूल है, आप माइनस करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। समझ आ गई बात। तो ये तो थी एक मिसाल। अब ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस समझ रहे हैं बात, यानी इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से यहाँ दूसरी ऑर्बिट में ले जाने के लिए ये जो गैप है, एनर्जी गैप, इसको बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी डिफरेंस। इसको बोलते हैं एनर्जी डिफरेंस। ये जो फासला है पहले ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट तक, कितना किराया लगेगा इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ तक जाने तक, वो किराया, वो एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। उसके लिए ये फार्मूला है एनर्जी डिफरेंस, पहले ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट। ठीक हो गया। अब तीसरा ऑर्बिट है अगर यहाँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर तीसरी ऑर्बिट में गया तो इसका एनर्जी, अगर हम पहले और तीसरी ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ पहले से तीसरे में गया तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये जो है इसको क्या है देंगे, एनर्जी डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। ठीक है। तो अब हम, ये इसकी रियल में पिक्चर थी बच्चों, ऐसे इसको कहते हैं एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस क्या, एनर्जी गैप है। एनर्जी गैप किन के दरमियान है, ऑर्बिट्स के दरमियान। किन ऑर्बिट्स के दरमियान, ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के दरमियान। समझ आ गया। अच्छा, अब बच्चों वही फार्मूला जो यहाँ मैंने आपको सादी मिसाल से समझाया, अब रंगीन से करते हैं। डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 क्या है, ये है आपके सामने, E2 की वैल्यू पुट करते हैं। कौन सा फार्मूला है, वही जो पहली वाली वीडियो में हो चुका है, वही फार्मूला है बच्चों, कोई नया फार्मूला नहीं है, जो पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 8 एप्सिलॉन नॉट N2 स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, E2 की वैल्यू पुट होगी, ये माइनस, ये माइनस, E1 की वैल्यू ये आपके सामने लिखी हुई है, माइनस Z स्क्वायर ME4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट N1 स्क्वायर H स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। आगे मैं आप इसको अरेंज करूँगा तो फिर लिखने की जगह बचेगी। ठीक है, ये आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलें, चलें बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, क्या किया, पॉजिटिव वाली को बस इस साइड पर करके लिख दिया और कुछ भी नहीं किया, नेगेटिव को उस साइड पे करके लिख दिया। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब देखिए इनमें कॉमन क्या आता है, वो कॉमन ले लेते हैं। ये आता है दोनों में कॉमन, और 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। ठीक हो गया, ये दोनों में कॉमन आ गया। ये इस पर एक दफ़ा और नीचे 1 स्क्वायर ये बचता है, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दी, यहाँ ये वाली वैल्यू बचती है, यहाँ लिख दी। तो बच्चों ये आपके सामने फार्मूला आ गया एनर्जी डिफरेंस का। ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आएगी 2.18 इंटू 10⁻−18 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये वैल्यू आती है बच्चों जूल में। और इससे पहले वाली वीडियो पे भी हम बता चुके हैं आपको कि जूल को अगर आप किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 2.18, उसमें डिटेल के साथ बात होगी, अब डिटेल के साथ बात नहीं होगी।
6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, और डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हैं। इस तरह जाउल को किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 13.315 और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके सामने आ गई किलो जाउल पर मोल में। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात और, जब एनर्जी डिफरेंस होगा तो यहाँ नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। जब एनर्जी की बात होगी, किसी ऑर्बिट में एनर्जी की बात होगी, तो फिर उसके साथ एनर्जी के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। लेकिन जब एनर्जी डिफरेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर नेगेटिव का साइन यहाँ नहीं आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये होगा, इसको आप नोट करें। अच्छा, इसको आप नोट करें। और एक क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन है मेरे सामने इस बुक में। मैं इस बुक से क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन from n is equal to n is equal to 4, कि कितनी एनर्जी जो है, ये देखें, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, कह रहा है दूसरी ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये आप एनर्जी डिफरेंस के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना है तो कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर होगी। तो ये बात आपने सॉल्व करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये वाला फार्मूला यहाँ लगा हुआ है, तो इसी से ही आगे सॉल्व करते हैं। 13.315 N1 क्या है बच्चों, लोअर ऑर्बिट है। लोअर ऑर्बिट क्या है, 2 है, इसकी जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर, इसकी जगह 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अब आप आगे सॉल्व करें। आगे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे आप। अच्छा, ठीक, आगे एलसीएम लेके सॉल्व करें बच्चों। इसको क्या आ जाएगा, ये 16, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, 4 5 जार 4, तो ये हो गया 3/16। अच्छा, 3 को मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर मेरे सामने पड़ा हुआ है इस वक्त। ठीक है, आप ही कैलकुलेट करें। तो 3 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये आ गया 39.945 और डिवाइड करें 16 के साथ, 246, तो आ गया 246.24 किलो जाउल पर मोल। ठीक हो गया। तो क्या है बच्चों, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी हाइड्रोजन में इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को दूसरे शेल से चौथे शेल में मूव करने के लिए। आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो वैल्यू आपके सामने आ गई है। और ये वैल्यू किस में आई है, किलो जाउल पर मोल में। एक मोल हो किसका, हाइड्रोजन एटम्स का, एक मोल हाइड्रोजन एटम्स में, ये
एटॉमिक स्ट्रक्चर है एक एटम का, एक एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एक मोल 6.02 × 10⁻³ पार्टिकल्स होते हैं। हर पार्टिकल से यही चक्कर होगा जो यहाँ मैंने एक आपको समझाया हुआ है। हर में दूसरे से चौथे में मूव करने में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इतनी। एक मोल हाइड्रोजन एटम्स के लिए 246.24 किलो जूल की एनर्जी चाहिए होगी। क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को दूसरे से चौथे शेल में मूव करने के लिए। आई होप आपको समझ आ गई बात। अब आगे करते हैं बच्चों स्टार्ट, और इसका अगला पार्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो मैं आप इसको अरेंज करने लगा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे चल सकें। चलें, फार्मूला ऑफ एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट हो गया, आपको एक एग्जांपल से भी समझा दिया। अब देखिए, अगर n2 से n=2 क्या था, यहाँ लोअर ऑर्बिट था, n=4 क्या था, हाइयर ऑर्बिट था। तो n=1 हो, n=3 हो, n=5 हो, n=7 हो, जो भी हो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हाई होगा वो क्या होगा, E2 होगा, और जो लो होगा, लोअर ऑर्बिट वाला होगा, वो क्या होगा, E1 होगा। तो उसकी वैल्यू इस हिसाब से आप करें, लोअर ऑर्बिट N1, लोअर ऑर्बिट N2, हाइयर ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको बात। अच्छा, अब बच्चों, कई बच्चों के जहन में ये सवाल होगा कि ये जो बोहर का मॉडल था, इसका एविडेंस क्या है या इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आज हम इसकी एक एप्लीकेशन भी करते हैं और एक इसका एविडेंस भी करते हैं, सबूत भी करते हैं कि क्या ये बोहर मॉडल ने जो एनर्जी का फार्मूला निकाला, जो एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला कैलकुलेट किया, वो सही भी है कि नहीं। इसका एविडेंस आपको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एविडेंस आप कह रहे हैं, इसका एविडेंस भी ये है और इसकी एप्लीकेशन भी ये है। और वो क्या चीज़ है बच्चों, वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के एक मोल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या मतलब, पहले आपको यहाँ से, यहाँ आप देखें ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, ठीक। N1 क्या है बच्चों, लोअर ऑर्बिट। तो लोअर ऑर्बिट में हम इसको कर देते हैं N1 लोअर ऑर्बिट। सबसे लो ऑर्बिट कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, उससे लोअर ऑर्बिट नहीं हो सकता। और सबसे हाई ऑर्बिट कौन सा हो सकता है, इन्फिनिटी। तो क्या आएगी इनकी वैल्यू, वन बाई वन। तो बच्चों ये आपके सामने इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू है ये क्या आपको बता रही है कि हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दें। ध्यान से मेरी बात सुनिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दें, किसको दें, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो एक मोल है, एक मोल क्या मतलब कि हाइड्रोजन एटम्स के 6.02 × 10⁻23 एटम्स को हम ये एनर्जी दें, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दें, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दें। तो क्या होगा फिर, क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स उसके एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स उसके एक्साइट होंगे। कहाँ से कहाँ एक्साइट होंगे, N1 से एक्साइट होकर इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। एक दफ़ा फिर सुन लें, क्या बच्चों कह रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या मतलब है कि आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के 1 मोल, 1 मोल का मतलब 6.02 × 10⁻23 एटम्स हैं। अच्छा, एटम्स हैं, तो आपने उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दी हाइड्रोजन एटम्स को, हाइड्रोजन गैस को। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, तो वो कहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, ऐसे इन्फिनिटी में, यानी किसी ऑर्बिट में भी नहीं गया, वो इन्फिनिटी में चला गया। इन्फिनिटी समझे, आगे ही चला गया, बाहर ही हो गया एटम से, इलेक्ट्रॉन वो चला गया। ठीक है, तो आप इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिट से आगे इन्फिनिटी में चला जाए। तो आपके सामने फिर जो एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू आई है वो ये आई है, एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू आई है बच्चों, तो ये आई है। अब ये बात इधर ये हो गई।
अब देखिए हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? बेटा बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसको अगर मैं निकालूं यहाँ से, निकाल दूं यहाँ, जैसे ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन चला गया, इन्फिनिटी में चला गया, तो नीचे वाले से भी अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बच्चों इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई इसी को तो 9th में जो आपने पढ़ा था, इसी को ही क्या बोलते हैं? इस सारे सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इसी को ही बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पहले ऑर्बिट में से आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एटम के ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इन्फिनिटी में गया तो यही है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर तो इसी को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों यही आई। तो जब हमने थ्योरेटिकल वैल्यू मेजर की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की, थ्योरेटिकल वैल्यू मेजर की, थ्योरेटिकल, तो ये इतनी आई। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल जब जो वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बच्चों वो भी कितनी थी? वो भी इससे मैच करती थी, 13.319 किलो जूल पर मोल, तकरीबन इतनी है, यानी इससे मिलती जुलती है। तो इससे एक एविडेंस मिला कि ये जो सारा चक्कर था बोहर का एनर्जी कैलकुलेट करने का, एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने का, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक बात ये, और दूसरी इसकी ये एप्लीकेशन भी है बच्चों, ये किसकी? बोहर मॉडल की ये एप्लीकेशन भी है, क्योंकि इससे आपने हाइड्रोजन का एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी आपने कैलकुलेट कर ली, और आयोनाइजेशन एनर्जी का रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी में वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये इसकी दो चीज़ें पता लग गई आपको। एक चीज़ क्या है? इसका एविडेंस, ये एविडेंस है बोहर मॉडल का, ठीक है, कि बोहर मॉडल बिल्कुल ठीक है, ये इसका सबूत है। और दूसरी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ बोहर मॉडल है। किस तरह एप्लीकेशन है? आयोनाइजेशन एनर्जी आपने हाइड्रोजन की कैलकुलेट कर दी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आगे भी हम कैलकुलेट करेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। नमाज की बच्चों पाबंदी करते रहें, अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करते रहें, क्योंकि बस इंसान अगर बहुत कुछ भी है तब भी कुछ भी नहीं है। तो हकीकत में इंसान ने इस दुनिया में रहना नहीं है, आखिर उसने यहाँ से जाना है। तो बच्चों उस घर के लिए उस तैयारी करें जहाँ आपने हमेशा रहना है।